नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंती आप सबका अपने YouTube चैनल जया लिटरेचर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात उन दिनों की है जब भारत में विधवाओं की दशा समाज में अत्यंत दयनीय थी। या तो उन्हें पति के साथ जीवित ही चिता पर चढ़ जाना होता था या किसी कारणवश बच जाती थीं तो वो दोनों कुलों के लिए भार स्वरूप ही रहती थी। ऐसे में आर्य समाज के कुछ नई सोच वाले व्यक्तियों ने विधवा स्त्रियों को पुनः समाज में सम्मान दिलाने के लिए विधवा विवाह की परंपरा प्रारंभ की। जगह जगह इस विषय पर प्रवचन और व्याख्यान होने लगे थे। बाबू अमृत राय पर तो काशी के आर्य समाज मंदिर में हुए प्रवचन का इतना प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, यह जानने के लिए उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास प्रतिज्ञा को सुनना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए सुनते हैं आज प्रतिज्ञा का पहला भाग। वाचन स्वर डॉक्टर जयंती। काशी के आर्य मंदिर में पंडित अमरनाथ का व्याख्यान हो रहा था। श्रोता लोग मंत्रमुग्ध से बैठे सुन रहे थे। प्रोफेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने मित्र बाबू अमृत राय के कान में कहा, रटी हुई स्पीच है। अमृत राय स्पीच सुनने में तल्लीन थे, कुछ जवाब नहीं दिया। दाननाथ ने फिर कहा, साफ रटी हुई मालूम होती है, बैठना व्यर्थ है, टेनिस का समय निकला जा रहा है। अमृत राय ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। एक क्षण के बाद दाननाथ ने फिर कहा, भाई मैं तो जाता हूँ। अमृत राय ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, जाइए। दाननाथ, तुम कब तक बैठे रहोगे? अमृत राय, मैं तो सारी स्पीच सुनकर ही जाऊंगा। दाननाथ, बस हो नीरे बुद्धू, अरे स्पीच में है क्या, रट कर सुना रहा है। अमृत राय, तो आप जाइए ना, मैं आपको रोकता तो नहीं। दाननाथ, अच्छी घंटों बोलेगा, रांड का चरखा है या स्पीच है? अमृत राय, सुनने दो, क्या बकबक कर रहे हो, तुम्हें जाना है जाओ, मैं सारी स्पीच सुनकर ही जाऊंगा। दाननाथ, पछताओगे, आज प्रेमा भी खेल में आएगी। अमृत राय, तो तुम उससे मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। दाननाथ, मुझे क्या गरज पड़ी है जो आपकी तरफ से क्षमा मांगता फिरूं? अमृत राय, अच्छा न मांगना, किसी तरह पिंड भी छोड़ो। दाननाथ इतनी आसानी से छोड़ने वाले आदमी न थे। घड़ी निकाल कर देखी, पहलू बदला और अमरनाथ की ओर देखने लगे। उनका ध्यान व्याख्यान पर नहीं, पंडित जी की दाढ़ी पर था। उसके हिलने में उन्हें बड़ा आनंद आया। बोलने का मर्ज था। ऐसा मनोरंजक दृश्य देखकर वह चुप कैसे रहते। अमृत राय का हाथ दबाकर कहा, आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से हिल रही है, जी चाहता है नोच कर रख लूं। अमृत राय, तुम बड़े अभागे हो जो ऐसे सुंदर व्याख्यान का आनंद नहीं उठा सकते। अमरनाथ जी ने कहा, मैं आपके सामने व्याख्यान देने नहीं आया हूँ। दाननाथ धीरे से, और क्या आप घास खोदने आए हैं? अमरनाथ, बातें बहुत हो चुकी, अब काम करने का समय है। दाननाथ धीरे से, जब आपकी ज़बान काबू में रहे। अमरनाथ, आप लोगों में जिन महाशयों को पत्नी वियोग हो चुका है वह कृपया हाथ उठाएं। दाननाथ, ओफो, यहाँ तो सब रंडुए ही रंडुए बैठे हैं। अमरनाथ, आप लोगों में कितने महाशय ऐसे हैं जो वैधव्य की भंवर में पड़ी हुई अबलाओं के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का साहस रखते हैं?
कृपया वे हाथ उठाए रहें। अरे यह क्या, कहाँ तो चारों तरफ हाथ ही हाथ देख पड़ते थे, कहाँ अब एक हाथ भी नजर नहीं आता। हमारा युवक समाज इतना कर्तव्य शून्य, इतना साहसहीन है, मगर नहीं, वह देखिए एक हाथ अभी भी उठा हुआ है। वही एक हाथ युवक मंडली के ताज की रक्षा कर रहा है। सबकी आंखें उसी तरफ फिर गईं। अरे यह तो बाबू अमृत राय हैं। दाननाथ ने अमृत राय के कान में कहा, यह तुम क्या कर रहे हो, हाथ नीचे करो। अमृत राय ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कदम आगे बढ़ाकर फिर पीछे नहीं हटा सकता। वक्ता ने कहा, इतनी बड़ी सभा में केवल एक हाथ उठा देखता हूँ। क्या इतनी बड़ी सभा में केवल एक ही हृदय है और सब पाषाण हैं? अमृत राय ने दाननाथ के कान में कहा, तुम क्यों हाथ नहीं उठाते? दाननाथ, मुझ में नक्कू बनने का साहस नहीं है। अमरनाथ, अभी तक कोई दूसरा हाथ नहीं उठा। जैसी आपकी इच्छा, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। हाँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों को भूल ना जाइएगा। बाबू अमृत राय को मैं उनके साहस पर बधाई देता हूँ। सभा विसर्जित हो गई। लोग अपने अपने घर चले। पंडित अमरनाथ भी विदा हुए। केवल एक मनुष्य अभी तक सिर झुकाए सभा भवन में बैठा हुआ था। यह बाबू अमृत राय थे। दाननाथ ने 1 मिनट तक बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया। तब भवन में जाकर बोले, अरे तो चलोगे या यहीं बैठे रहोगे? अमृत राय ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ चलो। दोनों मित्र आकर टमटम पर बैठे। टमटम चली। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बोले, आज तुम्हें यह क्या सूझी? अमृत राय, वही जो तुम्हें नहीं सूझी। दाननाथ, प्रेमा सुनेगी तो क्या कहेगी? अमृत राय, खुश होगी, कम से कम उसे खुश होना चाहिए। अपने मित्रों को कर्तव्य के आगे सिर झुकाते देखकर कौन खुश नहीं होता? दाननाथ, अजी जाओ भी बातें बनाते हो। तुम्हें उसे तुमसे कितना प्रेम है तुम खूब जानते हो। यद्यपि अभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन सारा शहर जानता है कि वह तुम्हारी मंगेतर है। सोचो, उसे तुम कितनी बार प्रेम पत्र लिख चुके हो। 3 साल से वह तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है। भले आदमी, ऐसा रत्न तुम्हें संसार में और कहाँ मिलेगा। अगर तुमने उससे विवाह न किया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम कर्तव्य के नाम पर जो चाहे करो, पर उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। अमृत राय, यह मैं खूब समझ रहा हूँ भाई, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि मुझे उससे विवाह करने का अधिकार नहीं है। पंडित अमरनाथ की बात मेरे दिल में बैठ गई। दाननाथ ने अमरनाथ का नाम आते ही नाक सिकोड़ कर कहा, क्या कहना है? वाह, रटकर एक व्याख्यान दे दिया और तुम लट्टू हो गए। वह बेचारे समाज को क्या खाक व्यवस्था करेंगे? यह अच्छा सिद्धांत है कि जिसकी पहली स्त्री मर जाए वह विधवा से विवाह करे। अमृत राय, न्याय तो यही कहता है। दाननाथ, बस तुम्हारे न्याय पथ पर चलते ही से तो सारे संसार का उद्धार हो जाएगा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हाँ नक्कू बन सकते हो। अमृत राय ने दाननाथ को सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियों ने ही तो आदि से विचारों में क्रांति पैदा की है। अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा इतिहास भरा पड़ा है। गौतम बुद्ध कौन थे? वह अकेला अपने विचारों का प्रचार करने निकला था और उसके जीवन काल ही में आधी दुनिया उसके चरणों पर सिर रख चुकी थी। अकेले आदमियों से राष्ट्रों के नाम चल रहे हैं। राष्ट्रों का अंत हो गया, आज उनका निशान भी बाकी नहीं है, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक चल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है।
लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि वह किस देश का रहने वाला था? मैं अकेला कुछ ना कर सकूं, यह दूसरी बात है। बहुधा समूह भी कुछ नहीं कर सकता। समूह तो कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यह मैं ना मानूंगा। दाननाथ सरल स्वभाव के मनुष्य थे। जीवन के सरलतम मार्ग पर चलने में ही वह संतुष्ट थे। किसी सिद्धांत या आदर्श के लिए कष्ट सहना उन्होंने न सीखा था। वह एक कॉलेज में अध्यापक थे। 10 बजे कॉलेज जाते, 1 बजे लौट आते, बाकी सारा दिन सैर सपाटे और हंसी खेल में काट देते थे। अमृत राय सिद्धांतवादी आदमी थे, बड़े ही संयमशील, कोई नियम विरुद्ध काम ना करते। जीवन का सदव्यय कैसे हो इसका उन्हें सदैव ध्यान रहता था। धुन के पक्के आदमी थे। एक बार कोई निश्चय करके उसे पूरा किए बिना न छोड़ते थे। वकील थे, पर इस पेशे से उन्हें प्रेम न था। मुवक्किलों की बातें सुनने की अपेक्षा विद्वानों की मूक वाणी सुनने में उन्हें अधिक आनंद आता था। बनाए हुए मुकदमे भूल कर भी न लेते थे, लेकिन जिस मुकदमे को ले लेते उसके लिए जान लड़ा देते थे। स्वभाव के दयालु थे, व्यसन कोई था नहीं, धन संचय की इच्छा भी न थी, इसलिए बहुत थोड़े मेहनताने में राजी हो जाते थे। यही कारण था कि उन्हें मुकदमों में हार बहुत कम होती थी। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब वह कॉलेज में पढ़ते थे। एक पुत्र भी हुआ था, लेकिन स्त्री और पुत्र दोनों प्रसव काल में ही संसार से प्रस्थान कर गए। अमृत राय को बहन से बहुत प्रेम था। उन्होंने निश्चय किया अब कभी विवाह न करूँगा। लेकिन जब बहन का विवाह हो गया और माता पिता की 1 सप्ताह के अंदर हैजे से मृत्यु हो गई, तो अकेला घर दुखदाई होने लगा। 2 साल तक देशाटन करते रहे। लौटे तो होली के दिन उनके ससुर ने उन्हें भोजन करने को बुलाया। वह अमृत राय के शील स्वभाव पर पहले ही मुग्ध थे। उनकी छोटी लड़की प्रेमा सयानी हो गई थी। उसके लिए अमृत राय से अच्छा वर उन्हें दूसरा दिखाई न दिया। प्रेमा से साक्षात कराने ही के लिए उन्होंने अमृत राय को बुलाया था। 2 साल पहले अमृत राय ने प्रेमा को देखा था। तब यह बंद कली अब एक विकसित कुसुम थी, जिसकी छटा आँखों को लुभाती थी। हृदय में प्रेम का अंकुर जम गया। जब कभी जी उबता ससुराल चले जाते और 2 घड़ी हंस बोलकर चले आते। आखिर एक दिन उनकी सास ने मतलब की बात कह दी। अमृत राय तो प्रेमा के रूप और गुण पर मोहित हो ही चुके थे। अंधे को जैसे आंखें मिल गई। बातचीत पक्की हो गई। इसी सहालग में विवाह होने की तैयारियां थीं कि आज अमृत राय ने यह प्रतिज्ञा कर ली।